मैंने अपनी पत्नी को जूस के गिलास में जहर डालकर पिला दिया था। मैं उसे बहुत नफ़रत करता था। मेरी पत्नी मेरे परिवार वालों की पसंद थी। मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती थी। उसे जहर देकर मैं बाहर चला गया। मेरे पापा का फ़ोन आया, जल्दी से आ जाओ, बहू तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं भागते हुए घर पहुंचा। अपनी पत्नी की बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत नफ़रत करता था, क्योंकि वह एक काली और बदसूरत लड़की थी। वह उम्र में मुझसे 5 साल बड़ी थी। उसका नाम साक्षी था। साक्षी मेरे पापा के दोस्त की इकलौती लड़की थी। पापा के दोस्त ने मरते समय पापा से वचन लिया था कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो। मेरे पापा ने उनके वचन की खातिर मेरी शादी उस अनपढ़ बदसूरत लड़की साक्षी से करवा दिया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता था। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर साक्षी से शादी का कड़वा घूंट पी लिया था। मैं गोरे रंग का हैंडसम स्मार्ट लड़का था। मेरी और साक्षी की जोड़ी ऐसी थी जैसे कि दूध और कोयला। मैं दिन रात अपनी किस्मत को कोसता था। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। एक एक दिन मैं 1 बरस की तरह बिता रहा था। मुझे घुटन हो रही थी। मैंने कभी ऐसी लड़की से शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो सोचा मेरी पत्नी गोरी, पढ़ी लिखी और खूबसूरत होगी, तीखे नैन नक्श होंगे। किस पाप की सज़ा मिली थी मैं नहीं जानता था। मैं शहर में रहता था, वहीं काम करता था। गांव बहुत कम आता जाता था। शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं मैंने देखा था। इस वजह से मुझे साक्षी पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे गांव की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे शहर की चकाचौंध पसंद थी। मैं शहर जाने के लिए तैयार हो गया। पापा ने कहा, बेटा अभी तेरी शादी को 1 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी क्यों शहर जा रहा है? कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैं अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे सही वजह नहीं बताई कि क्यों मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, पापा मेरा कुछ ज़रूरी काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं साक्षी को अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह तो कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जल्दी से शहर जाने का निश्चय किया। पापा ने कहा, बेटा अगर तुझे काम है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन अपने साथ बहू को भी ले जा, उसका भी सैर सपाटा हो जाएगा। कभी वह गांव के बाहर नहीं गई, इसी बहाने शहर भी घूम लेगी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उनकी बात को इनकार नहीं किया। मैं साक्षी के पास गया, उसे बहुत ताने सुनाए, क्योंकि उसने भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। गलती उसकी नहीं थी, मैं ही थोड़ा बहक गया था और अपनी सुहाग रात में साक्षी के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। लेकिन अगले दिन ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए मैं उससे बहुत बुरा बर्ताव करता था, ताकि वह पहली रात भूल जाए और मुझे एक बुरा आदमी समझकर मेरे पास आने की भी कभी गलती ना करे। मैं उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था। मैं उसे लेकर शीशे के सामने गया और पूछा कि देखो कितना फ़र्क है हम दोनों में, हम कभी एक दूसरे के नहीं बन सकते हैं। साक्षी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन वह मेरे इरादे समझ गई कि मैं उसे अपने साथ शहर नहीं ले जाना चाहता हूँ। उसने अपने आंसू पोंछे। वह मेरी माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ जी मैं शहर नहीं जाऊँगी, मुझे गांव में अच्छा लगता है और आप लोग भी तो यही रहते हैं, मुझे
आप लोगों की याद भी आएगी। मुझे शहर की चकाचौंध पसंद नहीं है, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैं नहीं जा सकती। जब साक्षी ने ही कह दिया कि उसे शहर नहीं जाना, तो इससे अच्छा क्या था। उसने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं माँ से दिखावटी बोला कि मैं चाहता था कि साक्षी भी मेरे साथ चले, लेकिन वह नहीं जा रही है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू जा, मन लगा कर अपना काम करना, हम लोग साक्षी का ध्यान रखेंगे। मैं सामान लेकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही मैंने चैन की सांस लिया। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब मुझे साक्षी को नहीं देखना पड़ेगा। मैंने बस पकड़ा और शहर आ गया। शहर में आकर अपने कामों में लग गया। मैं गलत काम किया करता था, लेकिन मैं अपना काम इतना सफाई से करता था कि कभी पुलिस मेरे खिलाफ़ सबूत नहीं इकट्ठे कर पाई थी। मैंने अपने गलत कामों की वजह से मुझे रोज़ लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ता था। आज जब मैं जा रहा था, तो मेरी सीट के सामने एक लड़की खड़ी थी। वह टूटी चप्पल पहने थी, पुराना सूट पहने थी और पुराना बैग लिए थी। देखने में लग रहा था कि वह कॉलेज जा रही है। मैंने उससे कहा, मैडम, आप मेरी सीट पर बैठ जाओ। वह भड़क गई और कहने लगी, मुझे तुम्हारी सीट में बैठने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तुम जैसे लड़कों की आदत अच्छे से जानती हूँ। पहले सीट ऑफ़र करने के बहाने बोलने की कोशिश करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं और फिर प्यार के जाल में फंसाते हैं। वह बात तो सही कह रही थी, लेकिन उसके कहने के स्टाइल से मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। मैं मन ही मन हंसने लगा। मैंने कई बार उसकी तरफ देखा, लेकिन वह मेरी तरफ पीठ किए ही खड़ी रही। उसका स्टॉप आ गया, वह चली गई। अब मैं रोज़ उसके पीछा करने लगा। वह मुझसे बात करने लगी थी। एक दिन मैं उसका पीछा करते करते उसके कॉलेज पहुंच गया। उसकी सहेलियों से कहा कि मुझे रीता के बारे में सब कुछ बताती रहना। रीता नाम था उस लड़की का। वह लोग पहले नहीं मानी, लेकिन जब मैंने उन्हें धमकी दिया तो उसकी एक सहेली ने मेरा नंबर लिखा और कहा, ठीक है, बताती रहूँगी। कुछ दिन तक हम साथ साथ लोकल ट्रेन में यात्रा करते रहें। एक दिन वह नहीं आई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली का भी फ़ोन नहीं आया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके कॉलेज पहुंच गया। उसकी सहेली से पूछा तो वह बोली, मुझे नहीं पता है रीता क्यों नहीं आई है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं फ़ोन करके बता दूंगी। वापस आकर मैं उसके घर भी गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे रीता से प्यार हो गया था, इसीलिए मैं उसके लिए इतना बेचैन हो रहा था। उसकी सहेली का फ़ोन आया। वह बोली, 2 दिन बाद रीता की शादी है, इसलिए वह कॉलेज नहीं आ रही है। रीता की शादी की खबर से मैं बौखला सा गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके घर में कुछ आदमियों को भेजकर उसे उठवा लिया। उसे एक घर में रखा। मैं उसके सामने मुंह बंद करके जाता था, आवाज़ बदल कर बोलता था ताकि वह मुझे पहचान ना सके। 2 दिनों तक दिन रात मेरा प्यार मेरे सामने था, लेकिन मैंने उसे छुआ भी नहीं। उसकी इज्जत की रक्षा किया। जब शादी का समय निकल गया तो उसे वापस वैसे ही अच्छे से उसके घर पहुंचा दिया। जो मैं चाहता था वही हुआ। उसका रिश्ता टूट गया। मैं उसकी गलियों के चक्कर लगाने लगा। वह मुझसे बात नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसके पापा से दोस्ती किया। उसके पापा एक सीधे साधे सज्जन इंसान थे। उन्होंने बताया, रीता का मंगेतर ही हमारे घर का सारा खर्च संभालता था। जब से उसकी शादी टूट गई है,
उसने हम लोगों से मतलब रखना बंद कर दिया है। मुझे उन लोगों की कमज़ोरी पता चल गई थी। मैं उनके घर के खर्चे संभालने लगा। रीता के पापा ने मुझे मना किया कि आप तो अजनबी हो, मैं आपसे मदद कैसे ले सकता हूँ। मैंने कहा, अंकल, आपके कोई बेटा नहीं है। आज से आप मुझे अपना बेटा समझना और जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक कहना। मैं उनके घर का राशन भरवाता। मैं उनके घर जाने लगा। रीता मुझसे बातें करने लगी। मैं उसे महंगे महंगे कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल खरीद कर देता। रीता अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। हम दोनों घूमने जाते, कभी मूवी देखने जाते थे। रीता भी मुझसे प्यार करने लगी है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया। वह बोली, पापा की मर्ज़ी से ही मैं शादी करूँगी। मैंने उसके पापा से उसका हाथ मांगा। वह बहुत खुश हो गए। वह बोले, बेटा, तुम्हारा जैसा लड़का मेरी बेटी के नसीब में है तो वह बहुत किस्मत वाली है। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। तुम अपने माँ बाप से कब मिलवा रहे हो? मैंने कहा, जब आप कहेंगे तब मिलवा दूँगा। वह बोले, कल ही बुला लो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मन ही मन सोच रहा था कि क्या बहाना करूं। मैंने उनसे कह दिया, मेरे पापा ने कहा है, बेटा तू शादी कर ले, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। हमें कुछ ज़रूरी काम है इसलिए नहीं आ सकते। रीता के पापा बेचारे सीधे साधे, वह मेरी बात मान गए। मेरी और रीता की शादी का दिन करीब आ गया। उसे पता नहीं कहाँ से मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया। उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि साक्षी कभी हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। मैं उसे पत्नी नहीं मानता। वह शादी मेरे पापा ने अपनी पसंद से किया है। मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वह गांव में रहेगी और मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। मैंने रीता को एक फ़्लैट भी खरीद कर दिया था जिसमें हम शादी के बाद रहते। रीता ने कहा, साक्षी को तलाक दे दो। मैंने उसे समझाया कि मैं उसे तलाक नहीं दे सकता हूँ, इससे मेरे पापा की बेइज्जती होगी। तो वह बोली, मार डालो उसे। मैंने कहा, अगर मार दूँगा तो भी मेरे माँ पापा को बुरा लगेगा क्योंकि वह लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। वह बोली, ठीक है, तो कुछ ऐसा करो जिससे कि वह खुद ही तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मैं रीता की बात मान गया। उससे कुछ दिनों का समय मांगा। मैं अपने गांव आ गया। इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा साक्षी को परेशान करने लगा। उसकी काली सूरत पर दिन भर ताने मारता, उसके बनाए खाने को फेंक देता, उसके साथ गाली गलौज करता और मार पीट करता था। लेकिन उसके दिल में मेरे लिए फिर भी नफ़रत नहीं थी। वह वैसे ही खुश रहती थी। उसकी अच्छाइयों के सामने कभी कभी तो मैं कमज़ोर पड़ जाता था। मैं उसे बिना किसी गलती के सज़ा दे रहा था। अगर रीता मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं साक्षी की अच्छाइयों से उससे प्यार भी करने लग जाता। लेकिन मेरे अंदर साक्षी को दूर करने की आग भड़क रही थी। मैं जल्दी से जल्दी रीता से शादी करना चाहता था। अब और ज़्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं फ़ोन के ज़रिए रीता के लगातार संपर्क में था। उसे यहाँ की सारी बातें बताता था। मैंने उससे बताया कि सब कुछ करने के बाद भी साक्षी मुझे छोड़कर नहीं जा रही है। वह बोली, मार डालो उसे। मैं भी इस बार रीता की बात से सहमत हो गया। मैंने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। मैं उसके पास गया। वह रो रही थी। मुझे देखकर वह अपने आंसू छिपाने लगी। मैंने उससे कहा, साक्षी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ ना। वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, बुरे आप नहीं हैं, बुरी तो मैं हूँ। आप जैसे हैंडसम लड़के की ज़िंदगी में आकर आपके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसकी बातें मुझे चुभ रही थीं
क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह बहुत अच्छी है, मैं ही उसके साथ गलत व्यवहार करता हूँ। साक्षी के मैंने पहले बार आंसू पोंछे, लेकिन वह आंसू मैंने अपनी चाल के लिए पोंछे थे। मैं उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। मैंने कहा, साक्षी, तुम्हारा क्या खाने का मन है? मुझे बताओ, मैं बाज़ार से लाता हूँ। वह बोली, कुछ नहीं खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं जो कुछ भी लाऊंगा तुम्हें वही खाना पड़ेगा। उसने कहा, आप जो लेकर आएंगे मैं खा लूँगी। मैं बाज़ार चला गया, जूस खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। वह जूस मैं घर लेकर आया और साक्षी को पिला दिया। मैंने अपना सामान तैयार रखा था। मुझे मालूम था थोड़ी देर बाद जहर अपना काम करना शुरू कर देगा। मेरे पास रीता के फ्लैट की दूसरी चाबी थी। मैंने रीता को फ़ोन करके नहीं बताया कि मैं शहर आ रहा हूँ। पूरे रास्ते अजीब उलझन थी। मैं फ्लैट में गया, ताला खोला और अंदर चला गया। रीता मुझे रसोई में जाती हुई नज़र आई। मैं उसके पीछे गया। मुझे देखकर रीता ने कहा कि आप आ गए। मुझे पता था कि आप आने वाले होंगे, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएंगे ये नहीं पता था। ना कोई फ़ोन, ना कॉल। उसने मुझे फ्रिज से मिठाई निकाल कर दिया और कहा कि यह लो, तुम्हारी बीवी के मरने और हमारी शादी की खुशी की मिठाई खा लो। मैंने थोड़ी मिठाई खाया और प्लेट लेकर अपने कमरे में चला गया। मुझे चिंता हो रही थी, साक्षी का क्या हुआ होगा। मुझे कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रीता को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में गया। एक कमरे से किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी, जिससे रीता कह रही थी कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ तुम्हारी, तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं समझ गई थी मेरा अपहरण कौन किया था, किसने मुझे बदनाम करवाया। वह वक्त मैं नहीं भूल सकती। मैंने बदला लेने के लिए ये सब नाटक उसके साथ किया। उसके हाथों मैंने उसकी बीवी को मरवा दिया। अब उसे भी जहर वाली मिठाई दे आई हूँ। खाकर दर्द से तड़प रहा होगा। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। रीता मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। मैंने मिठाई का सिर्फ़ एक टुकड़ा ही खाया था। जहर ने मुझ पर असर नहीं किया था। मैं कमरे में आ गया, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। वह बोले, साक्षी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वह तुझे कुछ बताना चाहती है, जल्दी से घर आ जा। मैंने अपना बैग उठाया और गांव चला गया। जब घर पहुंचा तो देखा साक्षी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने जो कुछ भी कहा उससे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे होश उड़ गए। साक्षी ने कहा, मेरे जाने के बाद उसने अलमारी खोली थी, जिसमें से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि पता चला आप गलत काम करते हो। मैं आपको ये गलत काम नहीं करने दे सकती हूँ, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ये सच आपसे छुपाई थी, क्योंकि हमारे गांव में पढ़ी लिखी लड़कियों की जल्दी शादी नहीं होती थी। इसलिए मेरे पापा ने मुझे सबसे छुपा कर पढ़ाया था। मैंने जाकर कंप्लेन दर्ज कर दिया है और आपके ख़िलाफ़ जो भी सबूत थे वह पुलिस थाने में दे दिया है। पुलिस आती ही होगी। मेरा जहर भी थोड़ा थोड़ा असर करने लगा था। मैंने भागने की कोशिश किया, लेकिन तब तक पुलिस आ गई। साक्षी और मैं दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। हमें अस्पताल ले जाया गया। मेरे अंदर जहर बहुत कम था, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद पुलिस ने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया,
लेकिन साक्षी के अंदर जहर ज़्यादा था। वह अभी अस्पताल में थी। मैं भगवान से विनती कर रहा था कि साक्षी को ठीक कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रीता से धोखा मिलने के बाद मुझे साक्षी की कदर पता चल गई थी। एक तरफ रीता थी जो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे जान से मारना चाहती थी। दूसरी तरफ साक्षी थी जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं किया था। वह मुझे गलत कामों से बचाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद साक्षी को भी होश आ गया। वह ठीक हो गई। मुझे मेरे पापों की सज़ा मिल गई। 10 साल की जेल हो गई। 10 साल बाद रिहा होकर जब मैं घर आया तो साक्षी मेरे साथ थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ आप बहुत बहादुर हैं। आप अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। मैंने साक्षी के साथ अपना नया जीवन शुरू किया। गलत काम छोड़ दिया था। अपने गांव में ही काम करने लगा। साक्षी को प्यार करने लगा। कुछ समय बाद मुझे जुड़वा बेटे हुए। मैं अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।